दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी सासू माँ आपकी अकेली की नहीं है, जो आपके पास ही रहेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरुण भैया, अम्मा का सामान तैयार रखना, मैं अम्मा को लेने के लिए आ रहा हूँ। बच्चों का अपनी दादी से मिलने का बड़ा मन कर रहा है। देव तो अम्मा के बिना सो ही नहीं रहा है। वरुण ने अपने बेटे भैया से कहा तो अरुण को आलस्य हुआ। अरे अभी तो अम्मा हमारे घर आई 1 सप्ताह भी नहीं हुआ और तेरा फोन आ गया। अम्मा केवल तेरी ही नहीं है, मेरी भी है। जब तक अम्मा का मन करेगा वो यहीं पर रहेगी। सिंकी और पिंकी को भी तो अपनी दादी का प्यार चाहिए। तू तो अम्मा आई नहीं और फोन करना शुरू कर देता। मैं इन्हें कहीं नहीं भेजने वाला हूँ, अरुण ने हंसते हुए कहा। अरुण ने फोन रखा ही था कि थोड़ी देर बाद वरुण से छोटे भाई तरुण का फोन आ गया। भैया, अम्मा आपके पास कब तक रहेगी? अब मैं शाम को ही अम्मा को लेने आ रहा हूँ। मेरा बड़ा मन कर रहा, अम्मा को अपने साथ ही लेकर चला जाऊंगा। मोनू और सोनू अपनी दादी अम्मा को बहुत याद करते, आप मना मत करिएगा। देख तरुण, तुझे अम्मा से मिलना हो तो आ जा। एक ही शहर में होने का ये फायदा तो है, तू कभी भी आ सकता है। पर अम्मा को मैं साथ में नहीं भेजूंगा। अम्मा आती नहीं है कि तेरा फोन आ जाता है, अरुण ने कहा। हाँ, तो आप भी हमेशा बड़े होने की दादागिरी जताते हैं। अम्मा को पहले अपने पास रखते हो, फिर मेरे पास भेजते हो। मुझे तो अम्मा का प्यार कम ही मिलता है। प्यार ही नहीं, मुझे तो उनके हाथ के बने पकवान भी नसीब नहीं होते। मैं तो अम्मा को साथ ही लेकर जाऊंगा। आज मैं आ रहा हूँ, ये कहकर तरुण ने फोन रख दिया। अरुण तेज कदमों से चलते हुए केसरी देवी के पास गया। अम्मा, वो तरुण आपको लेने आ रहा, पर आप मना कर देना। अब मेरा टूरिंग जॉब है तो मैं तो आपके पास रह ही नहीं पाता हूँ। इतना सा ही तो समय है, फिर 20 दिनों के लिए बाहर चला जाऊंगा। अब जब तक घर पर हूँ आपके साथ रहूंगा। और अरुण केसरी देवी की गोद में सिर रखकर सोने का उपक्रम करने लगा। तभी मोबाइल की घंटी फिर बजती है। परिवार के सबसे छोटे बेटे छोटू का फोन आता है। घर में सबसे छोटे होने के कारण छोटू ही नाम पड़ गया। भैया, मेरी अम्मा से बात करवाओ, छोटू ने कहा। अच्छा, जहाँ नहीं करवाता। अम्मा से बात करने से पहले तुझसे मुझे बात करनी होगी, अरुण ने मजाकिया लहजे में कहा और फोन केसरी देवी को दे दिया। अम्मा, निधि को अब कभी भी बच्चा हो सकता है। अम्मा, आप आ जाइए, वह आपको याद कर रही है, कह रही है मायके नहीं जाएगी, अम्मा को ही बुला लो। ये सुनते ही केसरी देवी का मन बेचैन हो गया। उन्होंने अरुण को आदेश दिया कि वह इसी वक्त कार से छोटू के घर छोड़कर आ जाए। वो तो पत्नी को छोड़कर आ नहीं पाएगा। केसरी देवी तुरंत अपने सबसे छोटे बेटे के घर की ओर चल दी। केसरी देवी 4 बेटों की माँ है। अरुण, वरुण, तरुण और छोटू चारों बेटे उनसे बहुत प्यार करते हैं। गांव में अच्छी खासी खेती बाड़ी थी। ईश्वर की कृपा से अन्न की कोई कमी ही नहीं थी। चारों बेटों की परवरिश अपने पति मोहनलाल जी के साथ मिलकर की थी। चारों बेटे हीरा थे, जो उन दोनों ने कभी भी बच्चों पर जोर नहीं दिया कि वह गांव की खेती बाड़ी संभाले। चारों बेटे पढ़ने में होशियार थे तो उन्होंने अपने ही पसंद का करियर चुना। मोहनलाल जी और केसरी देवी ने कभी शिकायत नहीं की।
वो बच्चों की खुशी में ही बहुत खुश रहे। दोनों परिवार तो सलाह रहे थे, बाकी दान पुण्य भी बहुत करते थे। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए उनके हाथ खड़े ही रहते थे। मोहनलाल जी सुबह से शाम खेती बाड़ी संभालते थे। उम्र को देखते हुए वो उन्हें खेती बाड़ी करने के लिए काफी लोग लगा रखे थे ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। बाकी सारों बेटे अपने पैरों पर खड़े थे। गांव की महिलाएं पंचायत तो करती रहती थी कि केसरी देवी के 4 बेटे हैं पर कोई फायदा नहीं है, एक भी बेटा पास में नहीं रहता है और सेवा नहीं करता है। हमें तो केसरी देवी पर दया आती है। केसरी देवी उनका मुंह बंद कर देती थी। अभी तो हम दोनों समझते हैं और खुद अपना काम कर रहे, पड़े पड़े अपने शरीर को जंग लगाना है क्या? और जब सेवा की बारी आएगी तब भी बेटे सेवा कर ही देंगे। हमें अपने बेटों और संस्कारों पर बहुत भरोसा है। तुम लोग अपने बेटों और घर परिवार को संभालो। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और दूर रहकर भी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। तुम्हारे बच्चों को तो कभी तुम सबके पास भी भटकते हुए नहीं देखा। गांव की महिलाओं की बोलती बंद हो जाती थी। एक दिन सुबह अरुण का फोन आता है। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? खांसते हुए केसरी देवी कहती है और फोन रख देती है। आज उनका मन भी सही नहीं था, कुछ करने की इच्छा भी नहीं थी। लग रहा था कि शरीर टूट रहा है। 3 घंटे बाद घर के आगे कार रुकती है। कार से अरुण और तरुण अपनी पत्नियों के साथ उतरते हैं। अरुण और तरुण दौड़कर अम्मा के पास जाते हैं। अम्मा, आप ठीक हो? फोन पर आपके खांसने की आवाज सुनाई दी तो चिंता हो गई। वरुण और छोटू तो दूर रहते हैं, तो हमने सोचा हम तो आपके पास में ही हैं, हम अम्मा को देख आते हैं। घर के बाहर खड़ी महिलाओं ने भी सुना। उन्हें भी आश्चर्य हुआ कि हम तो दिनों तक बिस्तर पर बीमार पड़े रहते पर हमारे बेटे तबीयत नहीं पूछते, जबकि केसरी देवी के बेटे खांसी की आवाज सुनते ही आ गए। बहुआ ने रस्सी संभाल ली और 2 दिन बाद वह जब जाने को हुए तो यही बोले, अम्मा बाबूजी आप भी साथ में चलिए, यहाँ गांव में हम रह नहीं सकते और आपकी देखभाल नहीं होती है, हम आपकी सेवा नहीं कर पाते। आपके 4 बेटे हैं, आप कहीं भी अपनी मर्जी से रह सकते हैं। नहीं बेटा, तेरे बाबूजी का शहर में मन नहीं लगता है, हमारा यहाँ समय कट जाता है, वहाँ बैठे बैठे करेंगे भी क्या? जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तो अच्छा है, अपना काम कर लेते हैं। बेटे और बहू मनुहार करके वापस चले जाते हैं। मोहनलाल जी खेतों में मजदूरी करवा रहे थे। अचानक से उनका पैर फिसल जाता है और वह गहरे कुएं में गिर जाते हैं। वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। सारों बेटे चले आते हैं। केसरी देवी पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। अचानक से पति के जाने के बाद वह अपनी सुध बुध खो देती है। उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। कुछ दिनों बाद वह सामान्य होती हैं तो गांव वाले कानाफूसी करने लगते हैं। अब केसरी देवी को कौन रखेगा? जायदाद का भी तो बंटवारा होगा, किस बेटे को कितना मिलेगा? वह खुद से ही कयास लगाए जा रहे थे। अब तो रिश्तेदार भी बंटवारे की बातें करने लगे। इतनी खेती बाड़ी और जमीन है तो बंटवारा तो होकर रहेगा। आखिर कोई अपना हक थोड़ी छोड़ेगा। आजकल के जमाने में तो पैसा ही सब कुछ है। भला ये पैसा कोई कैसे छोड़ सकता है? अब तो भाइयों में जायदाद के लिए लड़ाई होगी। केसरी देवी को भी कौन रखेगा? ये बातें जब सारों बेटे के कानों में पड़ती हैं तो उन्हें भी आश्चर्य होता है। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे बाबूजी गए और आप बंटवारे और जायदाद की बात कर रहे हैं। हमें कोई जायदाद नहीं चाहिए। अम्मा बाबूजी के आशीर्वाद से हमारे पास सब कुछ है। ये जायदाद अम्मा की है, अम्मा जो चाहे वो करेगी। उनकी बातें सुनकर सभी के मुंह बंद हो जाते हैं। तभी अरुण बोलता है, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ तो अब अम्मा
अम्मा मेरे पास ही रहेगी, इनकी सेवा करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे सिर पर पगड़ी भी बंधी है तो मैं अपने सारे कर्तव्य निभाऊंगा। अम्मा की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं परसों ही अम्मा को लेकर निकल जाऊंगा। बड़े भैया, अम्मा सिर्फ आपकी नहीं है, फिर ये कहाँ लिखा है कि बड़ा बेटा ही हर जिम्मेदारी निभाए। प्यार तो छोटों को भी अम्मा ने दिया है, तो छोटे भी उनकी सेवा कर सकते हैं। अम्मा को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे यहाँ सोसाइटी और अच्छा पार्क भी है, सत्संग भी होता रहता है, तो अम्मा का मन लगा रहेगा। अम्मा मेरे साथ ही जाएगी, वरुण ने कहा। आप दोनों मुझसे बड़े हो पर माफी चाहता हूँ। अम्मा की सेवा का हक मुझे भी मिलना चाहिए। मैं अम्मा का हर तरह से ख्याल रखूंगा और साबित कर दूंगा कि मैं आपका ही भाई हूँ। आपके ही सारे गुण मेरे अंदर हैं। अम्मा तो मेरे घर ही जाएगी। तरुण ने भी कहा, आप सबने खुद ही सब फैसला कर लिया। आप सब भूल रहे हो कि मैं भी आप सबकी तरह ही अम्मा का बेटा हूँ और मुझे सबसे ज्यादा प्यार मिला, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा, सबका लाडला रहा हूँ, तो सेवा भी मुझे ही सबसे ज्यादा करनी चाहिए। आप सब मुझे छोटा समझना बंद करें। अब मेरी शादी हो गई है, मैं बड़ा हो गया हूँ, तो अम्मा की देख रेख मैं भी कर सकता हूँ। छोटू ने भी आगे होकर कहा। सारों बेटों को आपस में इस तरह माँ को लेकर लड़ते देख सबको आश्चर्य हुआ। गांव की महिलाएं और पुरुष सारे रिश्तेदार देखते रह गए कि आखिर ये तो पहली बार देखा है, वरना पिता के गुजरते ही बेटे जायदाद के बंटवारे को लेकर लड़ने लगते हैं। पर इन सारों को जायदाद से कोई मतलब ही नहीं है। ये तो इस बात को लेकर लड़ रहे हैं कि माँ किसके पास रहेगी। भाइयों का ये अनोखा प्यार देखकर सबको खुशी हो रही थी। सारों ही भाइयों में अभी भी बहस जारी थी कि अम्मा को कौन रखेगा, अम्मा की सेवा कौन करेगा। तभी एक रिश्तेदार ने सलाह की कि तुम सार भाई हो तो 3-3 महीने अम्मा को अपने पास रख लो, किसी एक पर भार भी नहीं पड़ेगा और अम्मा सबके साथ रह भी लेगी। ये सुनते ही सारों बेटों का खून उबल गया। हमारी अम्मा कोई चीज है जो आपने उनका इस तरह से बंटवारा कर लिया। अम्मा हमारे लिए कोई भार नहीं है, जिसने हमारा 9 महीने भार उठाया, हमें जन्म दिया, पाला, हमारे लिए अपनी नींद चैन खाने पीने आराम की बलि दी, वो तो देवी है। हम तो उनकी सेवा जीवन भर कर सकते हैं और आप 3 महीने के बंटवारे की बात कर रहे हैं। सारा भाइयों की बातें सुनकर कोई आगे कुछ न बोल सका। सबने सलाह मशविरा किया और कह दिया कि ये फैसला अम्मा पर छोड़ दे कि वह किसके साथ रहना चाहेगी। आखिरकार अम्मा की भी तो अपनी मर्जी है। हम अम्मा पर कोई दबाव बनाकर उन्हें तनाव नहीं देना चाहते हैं। सभी भाई मिलकर अम्मा के पास गए। अम्मा सारों को गले लगाकर रोने लगी। आज उनके बेटों ने उनके दिए हुए संस्कारों का मान रखा। आज उनके बेटों ने उनका मान बनाए रखा। ऐसे बेटे विरल ही होते हैं जो माँ को अपने पास रखने के लिए झगड़ रहे हो। अम्मा फिर बोलती हैं, देखो मेरे बच्चों, में एक समय पर सबके साथ तो नहीं रह सकती हूँ, फिर तुम सबके अपने घर परिवार नौकरी है, मुझे शहर में रहने की आदत भी नहीं है और गांव एकदम से मुझसे छूटेगा भी नहीं। इस घर में तुम्हारे बाबूजी की यादें हैं, मैं उनके साथ ही जीना चाहती हूँ। फिर इतनी लंबी चौड़ी खेती बाड़ी भी है, वह भी संभालनी है। रही खाना बनाने की बात, तो वह भारती संभालती आई है तो वह बना लेगी। मैं तुमके सब पास आती जाती रहूंगी जब तक शरीर चल रहा है, अच्छा है। जब ज्यादा बूढ़ी हो जाऊंगी तो तुम सब मिलकर संभाल ही लेना, पर अभी मेरे बूढ़े होने में बहुत समय है। मेरी खांसी की आवाज पर मेरे बेटे बहू दौड़कर चले आते तो मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। प्रभु नाम का स्मरण करूंगी और अपने
दिन बिता लूंगी। तुम सबके पास आने जाने से मुझे धीरे धीरे शहर में रहने की आदत हो जाएगी। फिर समय बताएगा कि मैं किसके पास रहूंगी, पर मेरी खुशी अभी यहीं पर रहने में है। अम्मा की बात सारों बेटों ने सहरस मान ली। जब भी अम्मा का मन करता वो अपने बेटे बहू और पोते पोतियों से मिलने आ जाती, कुछ दिन रहती, फिर अपने गांव चली जाती।